मोस्ट वेलकम टू आवर मैराथन। आइए आज मिलते हैं स्टील से और इनका हाल चाल पूछते हैं, इसमें क्या है और क्या नहीं है और क्या पढ़ना है, कहाँ से क्वेश्चंस बन रहे हैं, सारे मैटर को आज डील करेंगे। सो कंटिन्यू वीडियो में बने रहें। सो स्टार्ट नाउ। देखिए यहाँ स्टील अपना स्टार्ट होने जा रहा है। सबसे पहले इसका हम सिलेबस डील करेंगे, उसके बाद कहाँ से कितना वेटेज है उसको डील करेंगे और इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। सो कंटिन्यू करते हैं। पहले है अपना बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ स्टील। तो जो बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ स्टील है ना, सबसे पहले उसको हम स्टडी कर लेंगे। बेसिक में क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या जानना है, उसे हम स्टडी करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम फर्स्ट यूनिट अपना देखेंगे कनेक्शन। तो कनेक्शन बहुत ही मतलब लंबा सा यूनिट्स है और उससे अच्छा खासा क्वेश्चन पूछता है। इसमें बेल्ट, रिवेट और क्या बोलते हैं मतलब कनेक्शन वगैरह सारे पढ़े जाते हैं, ओके ना। अब आया टेंशन मेंबर। तो टेंशन मेंबर से आपका बहुत कम क्वेश्चंस बनते हैं, ओके ना। उसके बाद आया कंप्रेशन मेंबर। कंप्रेशन मेंबर में हम लेसिंग और बैटिंग को भी पढ़ेंगे, इसी में कंबाइंड आ जाता है कंप्रेशन मेंबर में ही, तो इससे भी ज़्यादा खास क्वेश्चन पूछा जाता है, ओके। अब आया बीम। उससे पहले है प्लास्टिक एनालिसिस। प्लास्टिक एनालिसिस से भी अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ओके ना। उसके बाद आता है बीम। बीम से बहुत कम क्वेश्चन पूछा जाता है, ओके। अब आया पहला स्प्लिट। इससे बहुत कम क्वेश्चन, बहुत ना के बराबर क्वेश्चन आते हैं, कभी आ गया तो अलग ही बात है। उसके बाद आया प्लेट ग्राइडर। इससे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और लास्टली बचा हुआ है इंडस्ट्रियल रूफ, गैंट्री ग्राइडर, मिसलेसियस, आई मीन सारे इसमें आ जाएंगे लास्टली। तो इससे भी क्वेश्चन अच्छे खासे पूछे जाते हैं। तो अपना ये हुआ सिलेबस आपका स्टील का। सो वी केयरफुल, आप ध्यान देकर स्टडी कीजिएगा और जिससे जहाँ क्वेश्चन ज़्यादा बनता है उसे हम अच्छे से स्टडी करेंगे। जैसे कनेक्शन, तो कनेक्शन को हम अच्छे से स्टडी करेंगे, ओके ना। उसके बाद हुआ प्लेट एनालिसिस से और कंप्रेशन मेंबर, इसे हम अच्छे से देख लेंगे। और लास्टली इसको जो है इंडस्ट्रियल रूफ और गैट्री ग्राइंडर और मिसलेसियस जो है उसको अच्छे से देख लेंगे, ओके ना। सो आइए पहले इंट्रोडक्शन पर हम ध्यान देते हैं कि क्या क्या इंट्रोडक्शन में हमें पढ़ना है, ओके ना। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको ये देखना है ना कि इंट्रोडक्शन में क्या क्या, जैसे स्टील हम पढ़ रहे हैं तो स्टील में जैसे रॉड का यूज करते हैं, तो रॉड जो होता है किससे बनता है, आयरन वगैरह से बनते हैं। तो आयरन में क्या क्या होता है, कौन हार्ड आयरन होता है, कौन सॉफ्ट आयरन होता है, आयरन कैसे बनते हैं, इस सारी बातों को हम स्टडी करेंगे आपका इंट्रोडक्शन में, ओके ना। तो देखिए स्टील क्या से बनता है, आयरन से, लोहा से। तो उसी से हम शुरुआत करते हैं। जैसे देखिए आयरन, आयरन जो होता है मिक्सचर होता है आयरन ओर का प्लस लाइम का प्लस कोक का। ये तो आयरन जो होता है ना, आयरन वो ध्यान दीजिएगा। जैसे लोहा आप देखे हैं, कहीं भी लोहा देखे होते हैं, कोई चीज़ सामान का बना होता है लोहा वगैरह का, आयरन का, तो उसमें क्या क्या मिक्सचर होता है, सिर्फ ओनली उस आयरन है उसमें ओनली लोहा नहीं होता है, उसमें आयरन ओर होते हैं, लाइम होते हैं, कोक होते हैं। तो ये बात को आप ध्यान दीजिएगा कि अपना आयरन में आयरन ओर होता है, फिर लाइम होता है, फिर कोक होता है। सो आप ये कन्फर्म हो चुका होगा, रिपीट कर लीजिएगा अच्छे से ध्यान देकर, ओके ना। अब देखिए जैसे हम आयरन ओर बोले, तो आयरन ओर में क्या क्या होता है, तो हेमेटाइट आयरन ओर हो जाता है और मैग्नेटाइट आयरन ओर हो जाता है, ओके ना। इसको अगर टेम्परेचर पूछा जाए आपसे कि आयरन ओर का टेम्परेचर क्या होता है, तो 32 से लेकर 3300 डिग्री सेंटीग्रेड बता सकते हैं आप, इसका टेम्परेचर होता है, ओके ना। इसका और दो होते हैं आयरन ओर का, एक हेमेटाइट होता है, एक मैग्नेटाइट होता है, ओके ना। अब यहाँ पे देखिए कि आयरन ओर है तो उसका तो कुछ क्वालिटी होगा ना, डायरेक्टली तो नहीं होगा, कुछ क्वालिटी होगा उसका। तो इसका यही क्वालिटी है ना कि आयरन ओर में आपका आयरन 60 से 70% होते हैं, बाकी 30 से 40% आपका इम्प्रूटीज होता है, ओके। तो ये आप आंख बंद करके थोड़ा सा ध्यान लगा के सोचिए कि इम्प्रूटीज कितना होता है और खुद आयरन कितना होता है आयरन ओर में। तो आयरन ओर में आयरन 60 से 70% और इम्प्रूटीज 30 से 40%। तो इसको ध्यान में कैसे रखेंगे, जैसे आई से आयरन हो रहा है उसी तरह से यहाँ 6 लिखा हुआ है। तो आप ध्यान लगाइए कि आयरन ओर में आपसे पूछेगा कि आयरन कितना है, तो आयरन ओर में आयरन कितना है, तो देखिए आयरन कैसे लिखा हुआ है 6 के जैसा, तो 6 के जैसा आई है, तो उसी तरफ पलटा हुआ 6 है, तो उसी से 60 से 70% आयरन को ले लीजिए और इम्प्रूटीज 30 से 40%, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखना ये है ना हमको कि अपना जो प्रोडक्शन होता है ये आयरन का, तो उसमें किसका हम यूज करते हैं, तो जो अपना इंडिया में आसानी से मिल जाएगा, जिसको हमको खर्चा नहीं होगा लाने में, उसी को हम यूज करेंगे। तो आप ये ध्यान रखिए पहले कि प्रोडक्शन के रूप में हम हेमेटाइट आयरन का यूज करते हैं, जैसा कि आपको दिख रहा होगा हाँ कि हेमेटाइट आयरन का यूज करते हैं। तो हम इसका क्यों यूज करते हैं हेमेटाइट का, तो एक बात आंख बंद कर सोचिए कि आपका जो हेमेटाइट आयरन है, जैसे दो को पढ़े ना मैग्नेटाइट हेमेटाइट,
तो आपका मैग्नेटाइट जो इजीली अवेलेबल नहीं है इंडिया में, लेकिन आपका हेमेटाइट आयरन जो है इसे इजीली अवेलेबल है इंडिया में, इसलिए हम हेमेटाइट आयरन का यूज करते हैं। तो हम याद कैसे रखेंगे कि अपना इंडिया में कौन सा आयरन इजीली अवेलेबल है, हेमेटाइट या मैग्नेटाइट? एक क्वेश्चन बनता है, तो कैसे याद रखेंगे? तो जैसे आप ध्यान लगाइए, आयरन की बात हुआ तो डायरेक्ट हमको घर में कोई सामान रहता है तो बोलते हैं ना कि है ना, यूज करो। तो उसी तरह से इसको याद रखिए कि अपना इंडिया में है ना, तो कौन सा है? तो हेमेटाइट आयरन है, आराम से यूज करेंगे, कुछ भी बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए आपको कोडेड कर दीजिए कि हेमेटाइट है ना। तो हेमेटाइट आयरन जो है ना आपको यूजली अवेलेबल होता है इंडिया में, इसलिए हमको प्रोडक्शन के रूप में हेमेटाइट आयरन का यूज करते हैं। ओके, इसमें देखिए अब हेमेटाइट जो आयरन है उसमें भी देखिए कितना कितना क्या होता है। तो इसमें लोहा 70% होता है, इम्प्योरिटीज 30% होता है। ओके ना, तो आपको ये बात कंफर्म हो चुका होगा कि हेमेटाइट जो आयरन है ना वो इंडिया में इजीली अवेलेबल होता है। ओके, लेकिन इसका परसेंटेज याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो हेमेटाइट जो आयरन है उसमें 70% लोहा होता है, 30% इम्प्योरिटीज होता है। ओके, हेमेटाइट याद हो चुका होगा कितना, 70% लोहा और 30% इम्प्योरिटीज, डायरेक्टली ये और है। ओके ना, अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट? हाँ, यहाँ देखिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको हम स्टडी करेंगे और डील करेंगे, ठीक है ना। तो इसमें स्टडी ये करना है और डील ये करना है ना कि जैसे देखिए आयरन बहुत सारे होते हैं, प्रोडक्शन का प्रोसेस है, तो प्रोडक्शन का पूरा हम प्रोसेस को नहीं देखेंगे, डायरेक्टली हमको एक दिख रहा है ना पिग आयरन। तो पिग आयरन जो है ना इसी से हम बाकी सब आयरन बना लेते हैं और उससे हम अपना यूटिलाइज करते हैं रड वगैरह स्टील वगैरह बनाने में। तो पिग आयरन पर डायरेक्ट हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आप याद रखिए कि पिग आयरन कहाँ बनता है। तो पिग आयरन पूरा पिघला हुआ समझिए, इसको कोड कीजिए कि पिग आयरन मतलब पिघला हुआ आयरन। तो आयरन को कहाँ पिघला सकते हैं? तो ब्लास्ट फर्नेस में। तो इसलिए आप समझ लीजिए कि पिग आयरन जो है आपका ब्लास्ट फर्नेस में बनता है। ओके, इसमें कार्बन कंटेंट कितना होता है? तो पिग आयरन में कार्बन कंटेंट 3.5 से लेकर 4.5% तक होता है, और इम्प्योरिटीज तो 5 से 6%। तो इसको कैसे याद रखेंगे कि पिग आयरन का इम्प्योरिटीज कितना होता है, कार्बन कंटेंट कितना होता है? क्या है कि बहुत सारे कार्बन है, उसका इम्प्योरिटीज और कार्बन कंटेंट का परसेंटेज याद रखना है। तो याद कैसे रखेंगे? वो तो कोड करना पड़ेगा। तो देखिए पिग आयरन में कार्बन कंटेंट कितना है, इम्प्योरिटीज कितना है, इस बात को याद रखने के लिए आपको कोडेड करना होगा। आइए कोडेड करते हैं। जैसे पिग आयरन, तो डायरेक्ट याद रखिए कि जैसे मतलब लोकल लोग होते हैं, जैसे मतलब गांव में वो पीते हैं, तो पीते होते हैं तो उससे कनेक्ट कीजिए। तो उससे कनेक्ट कीजिए तो पीने वाले लोग को मतलब याद कीजिए कि 3.5 से 4.5 है। अटपट सा कोड कर लीजिए कि मतलब पीने वाले लोग इसमें से 3.5 से 4.5 हैं। तो आप पिग आयरन में कार्बन कंटेंट पीने वाले लोग से रखिए। तो पीने वाला कितना है? 3.5 से 4.5 है। तो आपको पिग आयरन में कार्बन कंटेंट 3.5 से 4.5 होता है। ओके ना, अब याद कैसे रखेंगे? 3.5 होगा, 4.5 होगा। तो कार्बन पूछा है तो कार्बन में 3 जो होता है सी से ही जैसा होता है, सी ही जैसा लिखा हुआ होता है देखिए। तो इसलिए आप याद रखिए कि कार्बन कंटेंट इसमें 3.5 से 4.5 होता है पिग आयरन में। ओके, अब आया इम्प्योरिटीज। तो इम्प्योरिटीज जो होता है ना 5 से 6% होता है। ये भी आप याद रखिए कि इम्प्योरिटीज कितना होता है? 5 से 6%। तो हम यहाँ पे अच्छे से ये बात ध्यान लगाएं, आंख बंद कीजिए, ध्यान लगाइए। जो पिग आयरन है ना उसमें कार्बन कंटेंट पूछे हम पहले, पिग आयरन पीने वाला लोग 3.5 से 4.5, और इम्प्योरिटीज 5 से 6%। इम्प्योरिटीज जैसे आई है उसी तरह से 5 भी है और 6 भी है। तो इम्प्योरिटीज आई से 5 से 6% होता है इम्प्योरिटीज। तो किस में? तो पिग आयरन में। ओके, अब आगे बढ़िए। वही पॉइंट है तीनों जो हम बताए से कि इट इज़ फॉर्म्ड इन ब्लास्ट फर्नेस। तो आपसे पूछ सकता है कि पिग आयरन कहाँ फॉर्म होता है? ब्लास्ट फर्नेस में। फिर आगे जाइए, इम्प्योरिटीज कितना होता है? इम्प्योरिटीज तो आई जैसा था 5 से 6%। कार्बन कंटेंट, तो कार्बन कंटेंट कैसा? C3 जैसा, 3.5 से 4.5, पीने वाले लोग 3.5 से 4.5। ओके, कोडेड हो गया, याद हो चुका होगा। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए जैसे अब यहाँ पे देखिए पिग आयरन की बात कर रहे हैं, तो पिग आयरन जो होता है ना उसका ही बात कर रहे हैं। तो पिग आयरन से ही सब कुछ हम बना लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ से पिग आयरन से 3 चीज़ हम बनाते हैं। जैसे देखिए कास्ट आयरन बनाते हैं, रॉड आयरन बनाते हैं, और फाइनली स्टील भी बनाते हैं हम पिग ही आयरन से। तो चलिए देखिए तीनों को कैसे याद रखेंगे। जैसे क्यूबोला फर्नेस, तो क्यूबोला फर्नेस है ना, फिर है पर्निंग फर्नेस, फिर है इलेक्ट्रिकल फर्नेस, ओपन हार्थ फर्नेस, फिर है वेसमर फर्नेस। तो देखिए ये सारे फर्नेस में क्या क्या बनता है। तो पहला क्या था अपना? क्यूबोला फर्नेस। तो क्यूबोला फर्नेस है ना उसमें कास्ट आयरन बनता है। याद कीजिए आप, क्यूबोला फर्नेस में कास्ट आयरन बनता है। तो कैसे याद करेंगे? जैसे क्यूबोला है तो क्यूबोला फर्नेस है, तो क्यूबोला सी से उसी से कास्ट आयरन, तो क्यूबोला फर्नेस में कास्ट आयरन बनेगा। ओके,
अब आगे बढ़िए, पंडिंग फर्नेस, तो पंडिंग फर्नेस, पंडिंग तो इसमें रॉट आयरन बनेगा। थोड़ा जैसा पंडिंग उल्टा नाम है उसी तरह से रॉट आयरन भी उल्टा नाम है, तो याद रखिए पंडिंग फर्नेस में कौन बनेगा, तो रॉट आयरन बनेगा। ओके। अब आया इलेक्ट्रिक फर्नेस, या तो ओपन हार्ट फर्नेस या तो फिर बेसेमर फर्नेस। ओके, तीन ठो है, जैसे इलेक्ट्रिक फर्नेस, ओपन हार्ट फर्नेस, फिर आया बेसेमर फर्नेस। ओके, तो इसमें स्टील बनता है। तो आपसे पूछ सकता है डायरेक्टली कि स्टील कौन सा फर्नेस में बनता है, तो तीनों नाम को आप ध्यान लगाइए, आंख बंद करके सोचिए। पहला इलेक्ट्रिक फर्नेस, ओपन हार्ट फर्नेस, ऊपर से फिर लास्टली बेसेमर फर्नेस, ये सारे से अपना स्टील बन जाता है। ओके, तो आप देख लिए कौन क्या में बनता है। अब इसका परसेंटेज देखिए, तो पहले देखिए क्यूबोला फर्नेस जिसमें कास्ट आयरन बना था, उसका इम्प्यूरिटीज और कार्बन कंटेंट यहाँ दिया हुआ है, डायरेक्टली यहाँ से आया हुआ है। तो इम्प्यूरिटीज देखिए कास्ट आयरन का, तो कास्ट आयरन में 2 से 3% आपका इम्प्यूरिटीज होता है, और कार्बन कंटेंट 2% या तो 2 से 4%। तो इसको कैसे याद रखेंगे, तो कास्ट आयरन, तो कास्ट में इम्प्यूरिटीज पूछ रहा है ना, तो कास्ट में इम्प्यूरिटीज कोई भी लो लेवल के कास्ट जो होते हैं तो उसमें इम्प्यूरिटीज कितना होता है, तो याद रखिए कि 2 से 3% उसमें इम्प्यूरिटीज होते हैं कोई भी लोअर कास्ट में। बाकी सब लोग अच्छे होते हैं लेकिन 2 से 3% इसमें इम्प्यूरिटीज टाइप के होते हैं। जैसे देखिए कास्ट आयरन सी से है, उसी तरह से दू भी है, तो 2 से 3% इसमें इम्प्यूरिटीज होते हैं लोअर कास्ट वाला में। लेकिन कार्बन कंटेंट कितना, तो 2% या तो 2 से 4%। तो कंफर्म याद करने के लिए आपको ये बात याद रखना होगा कि इम्प्यूरिटीज की बात करेगा तो कास्ट में कुछ इम्प्यूरिटीज होते हैं, तो कितना होते हैं, तो 2 से 3% होते हैं कास्ट आयरन में इम्प्यूरिटीज। और कार्बन कंटेंट कितना होता है, 2%, जैसे सी है उसी तरह से 2 है, तो 2% या 2 से 4%। ओके। अब देखिए पंडिंग फर्नेस जिसमें हम रॉट आयरन बनाए थे, तो रॉट आयरन जो है सबसे बेस्ट आयरन है, क्योंकि इसी को हम प्योर आयरन बोलते हैं, इसी को हाईली डक्टाइल आयरन बोलते हैं, और इसी को हम सॉफ्ट आयरन बोलते हैं। ओके, तो इसीलिए बोलते हैं हम पंडिंग फर्नेस जो होता है, पंडिंग फर्नेस, उसी को पंडिंग फर्नेस को ही हम प्योर आयरन बोलते हैं और हाईली डक्टाइल बोलते हैं या तो सॉफ्ट आयरन बोलते हैं। ओके, तो आपको ये बात याद रखना होगा कि प्योर आयरन किसे बोलते हैं, तो रॉट आयरन को बोलते हैं। तो हाईली डक्टाइल किसी बोलते हैं, तो रॉट आयरन को बोलते हैं। तो सॉफ्ट आयरन किसी को बोलते हैं, तो रॉट आयरन को बोलते हैं। तो आपसे डायरेक्टली पूछ देगा कि प्योर आयरन या तो हाईली डक्टाइल आयरन या तो सॉफ्ट आयरन कहाँ बनता है, तो सारे के सारे पंडिंग फर्नेस से बनते हैं। ओके, इसमें एक ही पॉइंट याद रखना है कि इसमें इम्प्यूरिटीज होता ही नहीं है, कि प्योर आयरन इसको नाम दे रहे थे, इम्प्यूरिटीज कहाँ से हो जाएगा, तो प्योर आयरन में अपना इम्प्यूरिटीज नहीं होता है, इसमें सिर्फ कार्बन कंटेंट होता है 0.1%। ओके। अब आइए स्टील में, तो स्टील का कैसे याद करेंगे परसेंटेज, तो इसमें कार्बन कंटेंट कितना होता है, तो सी से कार्बन उसी तरह से यहाँ 0 है। ओके, तो 0.1 से लेकर 1.5% तक आपका कार्बन कंटेंट हो जाता है स्टील में। तो 0.1 कैसे याद रहेगा, तो स्टील 1 जैसा ही सीधा होता है, और कार्बन पूछ रहा है तो 0 से स्टार्ट होगा। तो 0.1 से लेकर 1.5 तक आपका कार्बन कंटेंट होता है, और इम्प्यूरिटीज कितना होता है, तो 1 से लेकर 2% तक। तो ध्यान लगाइए, इम्प्यूरिटीज बोला है आई जैसा है 1 होगा, तो 1 से 2%, स्टील ही में है तो 1.2% जाएगा आपका क्या, तो इम्प्यूरिटीज। तो आपको याद हो चुका होगा, तीनों का हम रिपीट कर दे रहे हैं, तीनों का इम्पोर्टेंट है इसमें परसेंटेज, और कार्बन कंटेंट से ही ज़्यादा पूछता है, इम्प्यूरिटीज से तो कम, लेकिन कार्बन कंटेंट से पूछा जाता है क्वेश्चंस। ओके, तो देखिए पहला है क्यूबोला फर्नेस, आंख बंद करके ध्यान लगा के सुनिएगा, अच्छे से याद कर लेना है यहीं पे। अगर क्यूबोला फर्नेस बोला तो उसमें इम्प्यूरिटीज कितना है, तो 2 से 3%। तो क्यों है, देखिए क्योंकि आपका इम्प्यूरिटीज होते हैं कास्ट आयरन में वो 2 से 3% लोग होते हैं। कार्बन कंटेंट कितना होता है, तो 2% या 2 से 4%। तो सी से कार्बन उसी तरह 2 है, तो 2% या 2 से 4%। अब आया पंडिंग फर्नेस, तो पंडिंग फर्नेस से रॉट आयरन बना था, तो रॉट प्योर होता है, तो इसमें इम्प्यूरिटीज होगा ही नहीं, सिर्फ कार्बन होगा, तो 0.1% हो जाएगा। अब बताइए स्टील आया, तो स्टील तो इसी होता है सीधा रॉड, तो उसी से सी कार्बन पूछा, तो कार्बन पूछेगा तो 0.1 से लेकर 1.5% तक। और इम्प्यूरिटीज पूछेगा तो आई इम्प्यूरिटीज 1 जैसा आई होता है, तो आई तो 1 से लेकर 2% तक इम्प्यूरिटीज। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। आगे आया डिफरेंट टाइप ऑफ आयरन, तो डिफरेंट टाइप ऑफ आयरन में देखते हैं क्या क्या आता है। बहुत सारे टाइप का आयरन आते हैं, जैसे देखिए कास्ट आयरन। ओके, अब देखिए कास्ट आयरन ऊपर हम पढ़ चुके हैं, उसी को और नाम होता है कास्ट आयरन का, उसको याद कीजिए। जैसे ग्रे पिग आयरन, तो ग्रे पिग आयरन जो होता है ना उसी को हम बोलते हैं कास्ट आयरन। फाउंड्री पिग आयरन उसी को बोलते हैं कास्ट आयरन। तो कास्ट आयरन का कितना नाम है, 2 नाम, ग्रे पिग आयरन
फाउंड्री फिग आयरन। तो कैसे याद करेंगे, इसको कास्ट से रिलेट किए हैं। तो जो लोअर कास्ट के लोग नहीं रहते, थोड़ा सांवले रहते हैं, ग्रे भूरा भूरा रहते हैं लोग, तो इसलिए ग्रे पिग आयरन किसका नाम है, कास्ट आयरन का। और फाउंड्री पूरा फालतू के लोग इधर उधर घूमते रहते हैं, पीते खाते चलते हैं, इसलिए हम बोल सकते हैं कास्ट आयरन को ही बोलते हैं ग्रे पिग आयरन और फाउंड्री पिग आयरन। ओके, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। इट्स फॉर्म्ड इन किबोला फर्नेस। हम बताए थे पहले कि कास्ट आयरन किबोला फर्नेस से बोलेगा बनेगा। इम्प्रूटिज, तो ये भी बता दिए कि 2 से 3% आपका इम्प्रूटिज होता है। कार्बन कंटेंट तो सी से रिलेट करने के लिए बोले थे, तो 2% या 2 से 4%। ओके ना। यहाँ पे जो भी कास्ट वगैरह को लेकर मैटर बोल रहे हैं, ऐसा कोई इरादा नहीं है दिल दुखाने का, डायरेक्टली मैं समझाने के लिए ऐसा पॉइंट का यूज कर रहा हूँ। सो डोंट वरी। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, जैसे यहाँ पे देखिए कहीं कहीं पे ये मतलब चर्चा नहीं, हर जगह ये चर्चा किया गया है कि कार्बन कंटेंट। तो ये हम सोम में अच्छे से स्टडी किए हैं कि कार्बन कंटेंट बढ़ेगा तो क्या होगा, कार्बन कंटेंट घटेगा तो क्या होगा। तो यहाँ पे स्टडी कर लीजिए, आपकी कार्बन कंटेंट बढ़ता है तो स्ट्रेंथ भी बढ़ता है, हार्डनेस भी बढ़ता है, ब्रिटलनेस भी बढ़ता है। ओके, लेकिन घटता क्या क्या है, तो टफनेस एक घट जाता है, डक्टिलिटी घट जाता है, बेंडेबिलिटी घट जाता है। ओके, यहाँ शॉर्टकट में निकाल देते हैं, लेकिन सोम में अच्छे से आपको समझा दिया जाएगा। ओके, अब देखिए स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ इसमें अक्सर लोग गड़बड़ा जाते हैं, और कैसे गड़बड़ाते हैं पता नहीं यार, आज हम इसको अच्छे से डील करेंगे, कभी नहीं गड़बड़ाएंगे। ओके ना। तो स्ट्रेंथ बोल रहा है, तो स्ट्रेंथ मीन्स मजबूती होता है। तो अब मतलब मजबूती के बारे में पढ़ रहे हैं हम। स्ट्रेंथ, द ग्रेजुअल लोडिंग, उसे हम स्ट्रेंथ कहते हैं। आई मीन ग्रेजुअल मीन्स धीरे धीरे लोड को बढ़ा रहे हैं, तो जो ग्रेजुअल लोडिंग होता है ना, उसे हम स्ट्रेंथ बोलते हैं। ओके, तो आपको याद हो चुका होगा कि ग्रेजुअल लोडिंग जो होता है ना किसी बॉडी पे, उसे हम स्ट्रेंथ बोलते हैं। टफनेस, रेजिस्टेंस टू इम्पैक्ट लोड। अब बोला टफनेस, जैसे गाँव में ना बोलते हैं टफ जाते यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, टफ के लिए। तो जैसे प्लास्टिक को बॉल को देखोगे पक्के पे अगर गिराइएगा तो टफ के यहाँ से वहाँ जाता है, तो टफनेस। तो वह पक्का पे किसी को प्लास्टिक के बॉल को पटकिए, तो पटकिएगा ना तो टफेगा। तो इसलिए रेजिस्टेंस टू इम्पैक्ट लोड माने पटक इम्पैक्ट, तो रेजिस्टेंस टू इम्पैक्ट लोड होगा तो उसे हम टफनेस कहेंगे। ओके। हार्डनेस, रेजिस्टेंस टू सडन लोड। हार्डनेस में बहुत ज़्यादा हार्ड है कि तो सडन लगाइएगा तो सिर्फ स्क्रैच वगैरह आएगा, तो वही कहता है रेजिस्टेंस टू सडन लोडिंग, ऑब्जर्वेशन, अल्टरनेशन, वियर एंड टीयर, ये सब आता है ना, उसी को हार्डनेस बोलते हैं। तो सडन लोड द हार्डनेस। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। रॉट आयरन, देखिए अब रॉट आयरन आया, तो रॉट आयरन अभी देखे थे ना आप, क्या था, वही है। अदर नेम क्या है, व्हाइट फॉर्ग आयरन। तो रॉट आयरन को यहाँ व्हाइट फॉर्ग आयरन बोलते हैं। ओके ना। देखिए इसका इट्स फॉर्म्ड इन द पंडिंग फर्नेस, ये भी बता चुके हैं। इम्प्रूटिज कितना होता है, तो 0%। प्योर आयरन इसको बोलते हैं, तो रॉट आयरन को ही प्योर आयरन बोलते हैं। और इसमें कार्बन कंटेंट तो लेस देन 0.1%। ओके, तो इसलिए इसको सॉफ्ट आयरन भी बोलते हैं, यहाँ पे देख लीजिए। तो ये बात आपको याद रखना है कि रॉट आयरन को ही हम सॉफ्ट आयरन बोलते हैं, प्योर आयरन बोलते हैं, व्हाइट आयरन बोलते हैं। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक हो चुका होगा। अब आगे बढ़ते हैं, स्टील आया। हम स्टील पढ़ने जा रहे थे और स्टील तक हम पहुँच चुके हैं। अब अपना पता चलेगा कि स्टील में क्या होता है, कैसे होता है। जैसे देखिए ये बनता कहाँ है स्टील, वो बात याद रखिए। स्टील पढ़ रहे हैं तो स्टील को कहाँ कहाँ बना सकते हैं, तो ओपन हार्ट फर्नेस में, इलेक्ट्रिक फर्नेस में, बेसम्बर फर्नेस में, यहाँ स्टील को हम बनाते हैं। और स्टील में इम्प्रूटिज क्या होता है और कितना होता है, तो इम्प्रूटिज आई से शुरू है ना, तो 1 से 2% ले लीजिए। कार्बन कंटेंट तो सी, तो 0 जैसा है, तो 0.1 से लेकर 1.5% तक। ओके, हम दोबारा रिपीट नहीं करेंगे, वहीं समझा चुके हैं। ओके ना। अब आगे देखिए आता है स्टील, ये अपना पॉइंट है। स्टील इज फर्दर क्लासिफाइड इन टू फ्लोइंग टाइप्स अकॉर्डिंग टू कार्बन कंटेंट। अब बोल रहा है कि स्टील को क्लासिफाइड किया गया है उसके कार्बन कंटेंट के अनुसार। ओके ना। तो देखिए कैसे क्या है, तो लो कार्बन पहले आया, लो कार्बन, तो लो कार्बन 0.1 से लेकर 0.3% तक आपका लो कार्बन स्टील। ओके ना। तो लो कार्बन स्टील जो होता है उसमें 0.1 से लेकर 0.3% तक आपका कार्बन कंटेंट होता है। कितना, लो कार्बन की बात की है, तो लो कार्बन में 0.1 से 0.3% तक आपका कार्बन होता है। याद कीजिए, लो बोले हैं तो 0.1 से 0.3 तक। ओके, आगे आया पॉइंट, नोट में है, लो कार्बन स्टील ऑल्सो नोन एज माइल्ड स्टील। तो जो लो कार्बन स्टील होता है ना, उसको हम माइल्ड स्टील कहते हैं। ओके, तो याद कीजिएगा कि लो कार्बन स्टील ऑल्सो नोन एज माइल्ड स्टील।
समझ में आ चुका होगा कि लो कार्बन को ही माइल्ड स्टील बोलते हैं, कि माइल्ड स्टील अपना डक्टाइल होता है, तो लो कार्बन को ही माइल्ड स्टील बोल सकते हैं। तो आपसे डायरेक्टली ये भी पूछ सकता है कि माइल्ड स्टील में कार्बन कंटेंट का रेंज कितना होता था, 0.1 से 0.3 तक। ओके, इट इज यूज इन स्टील स्ट्रक्चर। तो आपसे ये बात पूछा जा सकता है कि माइल्ड स्टील का हम यूज करते हैं स्टील स्ट्रक्चर में। IS कोड कितना होता है, 432। ओके, तब आगे बढ़ते हैं। आपको याद हो चुका होगा कि स्टील स्ट्रक्चर में हम किसका यूज करते हैं, तो माइल्ड स्टील का। आगे बढ़ते हैं, मीडियम कार्बन स्टील। तो ये भी समझ में आ रहा होगा आपको कि मीडियम कार्बन स्टील क्या होता है, अब कितना होता है। तो वहाँ पर 0.13 देखे थे, सॉरी 0.1 से लेकर 0.3 तक देखे थे। अब वो लो था तब मीडियम हुआ, तो वहाँ से आगे बढ़ जाइए। तो 0.3 से लेकर 0.8, ये बिल्कुल आसान है, जैसा 3 है वैसा ही 8 है। तो मीडियम का 0.3 से 0.8, इसको हम रेल एक्सल में यूज कर सकते हैं। तो आप डायरेक्ट पूछ सकता है आपसे कि रेल एक्सल में कौन सा कार्बन का यूज करते हैं, तो मीडियम कार्बन का। ओके, अब आया हाई कार्बन स्टील। तो इसमें कितना होता है कार्बन कंटेंट, 0.8 से लेकर 1.5% तक। ओके, तो ये बात आप कंफर्म कीजिएगा कि इट कार्बन कंटेंट 0.8 से 1.5% आपका हाई कार्बन स्टील होता है। ओके ना। तो आपका तीनों का याद हो चुका होगा। ओके ना, लेकिन इसका भी ध्यान रखिए कि हाँ यूज कहाँ करते हैं। हाई कार्बन है, इसमें कार्बन बहुत ज़्यादा है तो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा। तो 0.8 से 1.5, जैसे 8 तक पहुंचा ना, उसे 8 के बाद आगे बढ़ जाइए आप 0.8 से 1.5% तक। तो हाई कार्बन जो स्टील है उसको कटिंग टूल्स में, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में यूज करते हैं, क्योंकि हाई कार्बन है तो बहुत हार्ड हो जाएगा। ओके, तो तीनों को देख लिए आप। अब आगे बढ़ते हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कार्बन कंटेंट। देखिए पीछे हम बोले थे कि डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट। ओके ना, अगर पीछे आप ध्यान दिए होंगे तो यहाँ डायरेक्टली आपको समझ में आ चुकेगा। ओके ना, तो देखिए नोट, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कार्बन कंटेंट है। डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा कार्बन कंटेंट का, ओ आपको पूछा जाएगा। जैसे देखिए पिग आयरन पहले है, फिर है कास्ट आयरन, फिर है माइल्ड स्टील, फिर है रॉड आयरन। तो यही पूछ रहा है डिक्रीजिंग ऑर्डर, जैसे मैंने घटते क्रम में जा रहा है। ओके ना, तो सबसे पहले पिग आयरन है, तो पीता कौन है वहाँ पे बताए थे, तो लो कास्ट के लोग। तो उसके बाद कौन है, कास्ट आयरन, फिर है माइल्ड स्टील, फिर कौन है, रॉड आयरन। ओके, तो पिग आयरन है, उसके बाद कोची है, कौन पीते हैं, तो कास्ट आयरन कहते हैं। पिग आयरन, कास्ट आयरन, उसके बाद माइल्ड स्टील, उसके बाद लास्ट में तो रॉड आयरन होता ही है। तो परसेंटेज याद होगा आपको, याद कीजिए। पहले पिग आयरन में क्या बोले थे, जो पीते हैं तो कितना कार्बन कंटेंट है, तो सी जैसा 3, तो 3.5 से लेकर 4.5 तक। कास्ट आयरन में क्या बोले थे, कास्ट सी जैसा वैसा ही कार्बन, तो 2 से 4%। माइल्ड स्टील में स्टार्टिंग वाला लो कार्बन स्टील 0.1 से लेकर 3 तक, का है कि 0 जैसा ही सी है। रॉट आयरन लेस देन इक्वल टू या तो लेस देन 0.1%। ओके, तो इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है कि पिग आयरन में परसेंटेज कितना होता है, तो कास्ट आयरन में कितना हो जाता है, तो माइल्ड स्टील में कितना होता है, तो रॉट आयरन में कितना हो जाता है। तो कंपेयर करके पूछ लेगा कि किसमें किससे ज़्यादा होता है, किसमें किससे कम होता है। इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा। बोल देगा कि कास्ट आयरन कंपेयर में किसका ज़्यादा होता है, मतलब तो ज़्यादा हो जाता है पिग आयरन का, लेस देन हो जाता है यानी दोनों। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन याद रखने पड़ेगा। ओके, अब आगे देखिए, नोट, इफ कार्बन कंटेंट इज स्टील इज लेस देन 0.15% देन नोन एज डेड माइल्ड स्टील। बाय द वे देखिए 0.151 है, तो वही कह रहा है कि अगर कार्बन का स्टील 0.15% से भी कम गया तो उसे डेड माइल्ड स्टील बोलेंगे। ओके, तो आप ध्यान में रखिएगा कि कुछ भी स्थिति हो जाए 0.15% से आपका कार्बन कंटेंट नहीं घटना चाहिए, नहीं तो डेड माइल्ड स्टील में आ जाएगा। कितना से, 0.15% से। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ स्टील पढ़ रहे हैं, तो उसका कुछ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है। ये तो कहीं पूछा नहीं जाता है, लेकिन नॉलेज के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। ओके, जैसे देखिए डेंसिटी ऑफ स्टील 7850 kg/m3, बच्चा तक जानता है, बहुत ही इजी क्वेश्चंस। डिजाइन स्टील ऑफ माइल्ड स्टील या तो स्टील 7850 kg/m3। अब यार मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये भी 100 में पढ़े हैं, 2 × 10⁵ Nm²। अब यार मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, तो ये कैसे याद रखेंगे, तो 7 है जी जैसा, तो याद कीजिए मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी तो 0.77 मल्टीपल में 10⁵ Nm²। रिजिडिटी बोला तो 7 आएगा माइंड में, 0.77 मल्टीपल 10⁵ Nm²। ओके, अब आया कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, किसका, स्टील का। ओके ना, तो कितना, 12 मल्टीपल 10⁻⁻⁶ पर डिग्री सेंटीग्रेड। इसको भी 100 में पढ़े थे, कैसे, 12, 16, 19, 23, और ऊपर था स्टील था, नीचे से ABC था, अल्युमिनियम था,
और बी से ब्रास था, सी से कॉपर था। ऊपर से रेंज निकाले थे हम 12, 16, 19, 23। तो सबसे पहले 12 था, तो स्टील का 12 मल्टीपल 10⁻⁶ पर डिग्री सेंटीग्रेड आपको कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन हो जाता है। फिर थर्मल एक्सपेंशन ऑफ कंक्रीट, कंक्रीट बोला ना, तो 10.5 मल्टीपल 10⁻⁶ पर डिग्री सेंटीग्रेड। हाँ, अब बोला कि स्टील में और कंक्रीट में दोनों का थर्मल एक्सपेंशन, तो 12 मल्टीपल 10⁻⁶ पर डिग्री सेंटीग्रेड था कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन कंक्रीट का, सॉरी स्टील का। लेकिन कंक्रीट का 10⁵ मल्टीपल 10⁻⁶ पर डिग्री सेंटीग्रेड था। कंक्रीट का कम होता है, कितना होता है, 10.5 होता है, मल्टीपल 10⁻�6 पर डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। ओके, अब आया पॉइजन रेशियो। तो पॉइजन रेशियो की बात किया जाए तो पॉइजन रेशियो जो होता है ना 0.826 हो जाता है, 0.286 हो जाता है आपको पॉइजन रेशियो। किसका, तो माइल्ड स्टील का 0.286। ओके, जनरली पॉइजन रेशियो -1 से लेकर 0.5 तक होता है। अगर पॉइजन रेशियो की बात किया जाए जनरली तो -1 से 0.5 के रेंज में चलता है, लेकिन फॉर इंजीनियरिंग पर्पस तो 0 से लेकर 0.5, खुद इंजीनियर 0 से लेकर 0.5 तक रखेंगे पॉइजन रेशियो को, 0 से लेकर 0.5 तक। ओके, अब आगे आता है अलाउबल मटेरियल। तो अलाउबल मटेरियल जो होता है ना वो ज़्यादातर यूज करके हम मटेरियल का प्रॉपर्टी को चेंज करते हैं। जैसे हम यूज कर रहे हैं रड वगैरह, तो उसको डक्टाइल चाहे कुछ भी बनाना है, कोरोजन रेजिस्टेंस, तो उससे हम क्या करते हैं, तो अलाउबल मटेरियल को यूज करके, तो उसमें यही अलाउबल मटेरियल को हम स्टडी करने जा रहे हैं। अब से पूछा जाएगा कि डायरेक्टली कि मोर मतलब परफेक्टेबल मतलब मोर इफेक्टेबल, जैसे ज़्यादा इफेक्ट जो करता है वो कौन सा आपको अलाउबल मटेरियल है, तो कार्बन। कार्बन सबसे ज़्यादा मतलब अफेक्ट करता है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए आ गया टाइप्स ऑफ अलाउबल मटेरियल, ये टॉपिक है अपना, इसी टॉपिक को हम स्टडी करने जा रहे हैं अभी। सो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आया क्रोमियम। तो सी से क्रोमियम और सी से इसका काम भी है। तो सी से क्रोमियम इंक्रीज रेजिस्टेंस टू क्रोजन। अब क्रोजन का जो रेजिस्टेंस है ना उसको इंक्रीज करता है कौन, तो क्रोमियम। ओके ना, तो क्रोमियम की हम बात कर रहे हैं, इंक्रीज रेजिस्टेंस टू क्रोजन। तो क्रोजन में जितना रेजिस्टेंस होता है ना क्रोजन से बचाने के लिए, जो जंग लगने से, तो उसके लिए हम क्रोमियम का यूज करते हैं और रेजिस्टेंस को बढ़ाता है, क्रोजन रेजिस्टेंस को। ओके ना, माने रोकता है। तो आप डायरेक्ट आपसे यूज कर सकते हैं वर्ड को कि मतलब आपको कोई भी रड वगैरह है, स्टील वगैरह है, तो उसको आपको क्रोजन से बचाना है तो क्रोमियम का यूज करेंगे। ओके, और स्ट्रेंथ और हार्डनेस को भी बढ़ाता है। ओके ना, अब कहाँ यूज होता है क्रोमियम, तो टीएमटी बार में, स्टेनलेस स्टील में। टीएमटी बार को स्टेनलेस स्टील भी कहते हैं। तो आपको से पूछा जा सकता है कि टीएमटी बार में या तो स्टेनलेस स्टील में क्रोमियम का यूज करते हैं, तो हाँ करते हैं। ओके, अब फिर से एक बार रिपीट करते हैं, क्रोमियम का काम क्या है, रेजिस्टेंस टू क्रोजन और स्ट्रेंथ ऑफ हार्डनेस बढ़ाना। ओके, अब आगे देखिए निकेल। तो निकेल याद होगा आपको, सर्वे में पढ़े थे, जो थर्मल एक्सपेंशन को कम कर रहा था आपका टेप का, तो वही जो कहते थे निकाल टेप, इन्वार टेप को, तो उसी तरह की मैटर यहाँ भी है। रेसिडुअल रिड्यूस्ड थर्मल एक्सपेंशन, रेसिडुअल नहीं था, रिड्यूस्ड। तो निकेल जो है ना वो थर्मल एक्सपेंशन को कम करता है, हम तो पहले ही बता चुके हैं। इंक्रीज स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है और थर्मल एक्सपेंशन को कम करता है। तो आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है कोई भी रड है उसका थर्मल एक्सपेंशन ज़्यादा हो रहा है, चाहे कोई भी स्टील है ज़्यादा हो रहा है, तो उसमें कौन सा अलाउबल यूज कीजिएगा, तो निकेल को। ज़्यादा एक्सपेंशन हो रहा है तो निकाल, तो निकेल हो जाएगा, तो निकेल को हम यूज करते हैं। जैसे देखिए इन्वार टेप बोले ना, स्टील इसमें 64% और निकेल 36%। ओके ना, ये थर्मल एक्सपेंशन कम कर रहा था, किसमें, इन्वार टेप में, यूज इन इन्वार टेप। हाँ, इन्वार टेप जो बेस अर्थ को लिए मेजर करने के लिए यूज होता था, वही स्टील 64% और 36% आपका कौन, निकेल। ओके, अब आगे बढ़ते हैं मैग्नीज। अब मैग्नीज क्या है उसके बारे में स्टडी कीजिए। मैग्नीज इंक्रीज स्ट्रेंथ, हार्डनेस, इंक्रीज ब्रिटलनेस यूज इन रेल एक्सल। अब मैग्नीज आया, मैग्नीज साफ बात बोल रहे हैं, मैग्नीज जो सब पे काम कर देता है, कोई नहीं छोड़ता, स्ट्रेंथ भी बढ़ा देगा, हार्डनेस भी, ब्रिटलनेस भी, तो सब कुछ इसमें बढ़ ही गया, तो कहाँ यूज करेंगे, रेल एक्सल में। तो इसलिए मैग्नीज जो होता है, मैग्नीज वो सब कुछ में काम करता है, जैसे स्ट्रेंथ बढ़ाने में, हार्डनेस बढ़ाने में, ब्रिटलनेस बढ़ाने में। तो आपको याद करना होगा कि आपको स्ट्रेंथ, हार्डनेस और ब्रिटलनेस तीनों बढ़ाना है, तो किसका यूज करेंगे, मैग्नीज का। तो मैग्नीज का यूज करेंगे तो रेल ट्रैक में यूज करेंगे। सही बात है, तो हमको डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि रेल ट्रैक में कौन सा अलाउबल मटेरियल का यूज किया जाता है, तो मैग्नीज का। ओके, अब आगे देखते हैं वेनेडियम। दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, थोड़ा कॉपी पेंट करते हैं। देखिए वेनेडियम है ना, तो वेनेडियम इंक्रीज स्ट्रेंथ, डक्टिलिटी, मेलेबिलिटी। ये जो स्ट्रेंथ बढ़ाता है लेकिन डक्टिलिटी बढ़ा देता है और मेलेबिलिटी बढ़ा देता है, इसलिए वेनेडियम जो है ना, वेनेडियम जैसे वेन डायग्राम,
जिस तरह लिखा था गोल गोल वेन डायग्राम, उसी तरह से ये है कि स्ट्रेंथ बढ़ाएगा, डक्टिलिटी बढ़ाएगा और मेलेबिलिटी बढ़ाएगा, तो इसलिए इससे स्प्रिंग बनता है। ओके, तो आपको ये बात ध्यान रखना होगा कि स्प्रिंग बनाने के लिए कौन सा अलाउबल मटेरियल का हम यूज करेंगे, तो वेनेडियम का। क्यों? क्योंकि स्ट्रेंथ बढ़ा देता है, फिर डक्टिलिटी बढ़ा देता है, फिर मेलेबिलिटी बढ़ा देता है, तो सब स्प्रिंग बनने का यही से प्रोपर्टी चाहिए ना। अगर कोई स्टील है तो आपको बनाना है, क्या बोलते हैं, आपको उससे बनाना है स्प्रिंग, तो क्या क्या प्रॉपर्टी चाहिए स्प्रिंग बनाने के लिए? डक्टिलिटी चाहिए आपको, मेलेबिलिटी भी चाहिए, स्ट्रेंथ भी चाहिए, ताकि बहुत सारा पतला करके उसको आप बना सकते हैं स्प्रिंग। तो इसलिए कहा जाता है कि वेनेडियम जो है ना स्प्रिंग बनाने के लिए यूज किया जाता है। ओके, वेनेडियम के बाद आता है टफनेस। टफनेस क्या है? देखिए यहाँ पर टफनेस क्या है। टफनेस में कह रहा है इंक्रीज हार्डनेस। इट सॉरी यार, टंगस्टन है, टंगस्टन। पचमा जो है ना अलाउबल मटेरियल, वो टंगस्टन है। तो टंगस्टन जो होता है हार्डनेस को बढ़ा देता है यूज इन कटिंग टूल्स। मतलब ये टंगस्टन जो है ना, टंगस्टन आप ऐसा अलाउ मटेरियल है सिर्फ हार्डनेस को बढ़ाएगा, पूरा हार्ड कर देता है। तो हार्डनेस को बढ़ाएगा तो कहाँ यूज करेंगे? तो कटिंग टूल्स में यूज करते हैं। ओके, अब आगे देखते हैं शेयर स्ट्रेस डायग्राम फॉर डिफरेंट आयरन। इस डायग्राम को हम सोम में अच्छे से स्टडी करेंगे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए 2 पॉइंट है और दोनों पॉइंट खास हैं, इसको समझना जरूरी है, याद रहे ना रहे लेकिन समझ के रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए माइल्ड स्टील डक्टाइल मटेरियल, इट्स डिजाइन ऑन इल्ड स्ट्रेंथ। अब बोल रहा है कि माइल्ड स्टील जो है ना डक्टाइल मटेरियल है, उसको हम इल्ड स्ट्रेस के लिए डिजाइन करते हैं। तो आपको ये बात आपको अच्छे से ध्यान देना होगा कि माइल्ड स्टील जो है ना वो क्या है, डक्टाइल मटेरियल किसके लिए डिजाइन करते हैं? तो डक्टाइल मटेरियल को हम इल्ड स्ट्रेस के लिए डिजाइन करते हैं। अब आया ब्रिटल मटेरियल, तो ब्रिटल मटेरियल डिजाइन फॉर अल्टीमेट स्ट्रेंथ। तो ब्रिटल है तो इसको अल्टीमेट स्ट्रेंथ के लिए डिजाइन करते हैं। इसका क्या होता है? अल्टीमेट स्ट्रेंथ 410, अल्टीमेट स्ट्रेंथ 410। ओके, तो आपको ये बात कंफर्म करना होगा अच्छे से ध्यान लगाकर कि ब्रिटल मटेरियल अल्टीमेट स्ट्रेंथ के लिए डिजाइन होता है। अल्टीमेट स्ट्रेंथ कितना होता है? तो 410 होता है न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है देखिए, ये जो पॉइंट लिखा हुआ है ना वो हम पीछे देख चुके हैं कि कितना किसका कार्बन कंटेंट होता है, उसी से रिलेटेड है। अब यहाँ पे आया क्रोजन। क्रोजन जानते हैं? बिल्कुल जानते होंगे, लोहा में जंग लग जाता है उसी को हम क्रोजन बोलते हैं। तो क्रोजन के चलते क्या होता है ना कि वॉल्यूम उसका बढ़ जाता है, उसको ध्यान रखिए। ड्यू टू क्रोजन वॉल्यूम ऑफ स्टील इंक्रीज 2 से 2.5% ऑफ ओरिजिनल वॉल्यूम। अब बताइए कि जो स्टील का ओरिजिनल वॉल्यूम है ना उससे 2 से 2.5% बढ़ गया, इज कॉल्ड वॉल्यूम स्पेलिंग। तो वॉल्यूम स्पेलिंग किसे बोलते हैं? अगर बाई द वे मॉइस्चर के चलते मेरा स्टील का वॉल्यूम 2 से 2.5% बढ़ जाता है तो उसे हम कहते हैं वॉल्यूम स्पेलिंग। तो वॉल्यूम स्पेलिंग से डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा कि वॉल्यूम स्पेलिंग में आपका कितना बढ़ जाता है, कितना बढ़ जाता है आपको, मतलब क्या बोले तो स्टील को जो वॉल्यूम है कितना बढ़ जाता है वॉल्यूम स्पेलिंग में? तो वॉल्यूम स्पेलिंग में 2 से 2.5% आपका वॉल्यूम बढ़ जाता है स्टील का। कितना? ध्यान लगा के थोड़ा सा, 2 से 2.5%। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब आया फ्री नोट पॉइंट है प्रीजर्वेशन ऑफ क्रोजन। अब क्रोजन को रोकने के लिए क्या करेंगे? तो उसमें जो TMT बार होता है ना उसी में जो पढ़े हम क्या बोलते हैं एलाओ, उसका यूज कर लेंगे। क्रोमियम का क्रोमियम लेयर चढ़ा देंगे आपको TMT बार पे, तो आपका क्रोजन नहीं लगेगा। ओके, अब आगे देखते हैं क्या है। आगे है स्ट्रक्चर ऑफ TMT बार। तो TMT बार का स्ट्रक्चर का यहाँ पूरा तरह से डील किया गया कि क्या होता है TMT बार, उसमें क्या क्या होता है। ओके ना, तो इसमें जो सबसे आउटर मोस्ट जो पार्ट होता है ना वो आउटर लेयर क्रोमियम का लेयर होता है। तो आपको TMT बार जो हम घर में यूज करते हैं थर्मोमैकेनिकली ट्रीटेड बार, उसमें आउटर जो मोस्ट फाइबर होता है ना, सॉरी आउटर मोस्ट जो पार्ट होता है वो क्रोमियम का लेयर होता है। तो क्यों? तो प्रोवाइडिंग रेजिस्टेंस टू क्रोजन। तो क्रोजन से रोकने के लिए हम TMT बार में आउटर मोस्ट पार्ट पे क्रोमियम का यूज करते हैं। ओके, अब बोले आगे TMT बार डक्टाइल होता है, तो डक्टिलिटी के लिए क्या होता है? तो कोर लेयर जो सबसे अंदर में लेयर होता है उसे हम कोर लेयर बोलते हैं। कोर लेयर सॉफ्ट लेयर प्रोवाइडिंग डक्टिलिटी टू स्टील, डक्टिलिटी टू स्टील। अब बोले अगर TMT बार को डक्टिलिटी कौन प्रोवाइड करता है? तो उसका कोर लेयर या तो सॉफ्ट लेयर। ये बात आपको ध्यान रखना होगा कि TMT बार में डक्टिलिटी कौन प्रोवाइड करता है? तो कोर लेयर या तो सॉफ्ट लेयर। ओके, तो कोर लेयर या तो सॉफ्ट लेयर। तो आपको याद हो चुका होगा कि TMT बार में आपको डक्टिलिटी कौन प्रोवाइड करता है? तो कोर लेयर और सॉफ्ट लेयर। ओके, और हार्डनेस तो मिडिल लेयर। देखिए मिडिल लेयर हार्ड लेयर इसी को बोलते हैं। प्रोवाइडिंग स्ट्रेंथ ऑफ स्टील, तो स्ट्रेंथ ऑफ स्टील के लिए कौन
कौन मतलब स्ट्रेंथ ऑफ स्टील के लिए कौन काम करेगा, ओके। तो मिडिल लेयर और हार्ड लेयर, तो आपका मिडिल लेयर और हार्ड लेयर जो है आपका स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का काम करता है माइल्ड स्टील में, ओके। टीएमटी बार में, सॉरी टीएमटी बार में कौन, तो मिडिल वाला जो है हार्डनेस पहुंचाने का काम करता है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं, डिजाइन मेथड आया। जैसे डिजाइन करते हैं तो WSM, LSM, ULM ये सब का यूज करते हैं ना, तो उसी के बारे में जानकारी रखना है यहाँ पे। देखिए डिजाइन मेथड ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, WSM वर्किंग स्ट्रेस मेथड, WSM को क्या बोलते हैं, वर्किंग स्ट्रेस मेथड, ओके। इसका और क्या नाम है थोड़ा देख लीजिए यहाँ पे, WSM का अदर नेम यील्ड स्ट्रेस मेथड, WSM, अच्छा ई है, WSM है, हाँ WSM पहले का जमाना वाला, तो इसको नाम कैसे याद करेंगे, WSM, हाँ पहले जमाना वाला ई, अच्छा ई, हाँ ई WSM, तो यील्ड स्ट्रेस मेथड बोलते हैं, काहे कि ई है बहुत दिन का है, तो ई यील्ड स्ट्रेस मेथड। और डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच, अदर नेम डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच, तो WSM को हम डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच बोलते हैं, क्यों, क्योंकि WSM को हम डिटरमाइन कर सकते हैं, तो इसलिए WSM को हम डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच बोलते हैं, ओके। तो अदर नेम में क्या क्या आ गया, पहला कि यील्ड स्ट्रेस मेथड किसको बोलते हैं, तो WSM को। दूसरा पॉइंट डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच, डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच किसको बोलते हैं, WSM को, ओके। ये तो आप जानते ही हैं कि WSM को हम डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच बोलते हैं। अब आया ULM जिसको बोलते हैं हम अल्टीमेट लोड मेथड, ओके। अब इसके बारे में देखते हैं, अल्टीमेट लोड मेथड में अदर नाम क्या क्या है, इसका अदर नाम क्या क्या है उसको ध्यान देंगे। अदर नाम प्लास्टिक लोड मेथड, ULM है, अल्टीमेट लोड मेथड को ही हम प्लास्टिक लोड मेथड भी कह सकते हैं, ओके। अब आगे आया LSM, तो LSM में बवाल बात है, ये जो अदर नाम इसका है ना प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच मेथड, क्योंकि प्रोबेबिलिस्टिक में हम पर्याप्तता माने अंदाजा लगाते हैं, तो इसके लिए हम LSM को लिमिट स्टेट मेथड को प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच पे बेस्ट मानते हैं और इसका नाम यही है, ओके ना। तो आगे बढ़ते हैं, और क्या है, इकोनॉमिकल और सेफ थ्योरी, ये जो LSM जो है ना इकोनॉमिकल और सेफ थ्योरी है, ये ध्यान आपको देना पड़ेगा, ओके ना। LSM बेस्ट IS 800 2007, नहीं बोलने आ रहा था, कहा है बोलने की कोशिश कर रहे हो बार बार, नहीं बोले आता है, 2007 बोल दिए। तो LSM किस पे बेस्ड है, IS कोड 800 2007 है, ओके ना। तो LSM याद हो चुका है किस पे बेस्ड है, 800 2007 पे, ओके। अब देखिए WSM को क्या बोले हम कि यील्ड स्ट्रेस मेथड इसका नाम है, डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच है, और LSM को बोले हम कि प्लास्टिक लोड मेथड है, उसी तरह से बोल दिया हम ULM को बोले प्लास्टिक, अब LSM को बोल दिया प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच है। तो ये तीनों का नाम आप याद रखिएगा, और साथ में LSM का आप IS कोड याद रखिएगा, IS 800 2007, ओके। अब आगे बढ़ते हैं, क्या है, देखिए ये जो टाइप्स ऑफ लिमिट स्टेट है ना, कोलैप्स सेफ्टी के लिए और फिर उसके बाद है सर्विसिबिलिटी के लिए, तो ये जो दोनों है ना इसको हम अच्छे से आपको याद कर चुके हैं कहाँ, RCC में, फिर भी आपको डील करने पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा अच्छे से और बताएंगे। जैसे देखिए लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स बोला ना, कोलैप्स सेफ्टी, तो इसका समझिए कि कोलैप्स हो गया, पूरी तरह से आपका स्ट्रक्चर फेल हो गया, इसलिए तो कोलैप्स बोल दिया। अब बोला लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी, तो लिमिट ऑफ स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी में आप ये ध्यान रखिए कि वो फेल नहीं हुआ स्ट्रक्चर, लेकिन सर्विस के लायक भी नहीं बचा। इसका मतलब ये समझिए कि सर्विसिबिलिटी, तो सर्विसिबिलिटी कह रहा है ना कि मतलब वो फेल नहीं हुआ स्ट्रक्चर, लेकिन सर्विस के लायक नहीं रहा है, यूज करने लायक नहीं रहा, उसीलिए लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी बोलते हैं। अब कैसे बोलते हैं, जैसे देखिए समझिए सर्विसिबिलिटी के लायक नहीं रहा, कैसे नहीं रहा वो हम प्रूव करते हैं। जैसे देखिए सर्विस लायक नहीं रहा, तो डिफ्लेक्शन होगा, डिफ्लेक्शन में तो कोई भी बीम में जो टेढ़ा होगा पूरी तरह से, तो सर्विस लग रहा नहीं रहा, वो छत पे लटक रहा है बीम मेरा सर पे आकर, तो कहाँ से रहा ये सर्विस के लिए, तो वही सर्विसिबिलिटी जो होता है उसमें डिफ्लेक्शन जो होता है वो आता है। क्रेकिंग, अब देखिए कोई भी बिल्डिंग है क्रेकिंग आ गया, उसमें पानी चू रहा है, तो सर्विस लग कहाँ रहा, तो क्रेकिंग में भी सर्विस लग नहीं रहता है, फेल नहीं होता, सर्विस लग भी नहीं रहता है। वाइब्रेशन, जैसे देखिए कोई भी बिल्डिंग है उसमें सगरों से क्रेक आ गया है, डिफ्लेक्शन आ गया है, और तेज़ हवा चल रहा है, या तो फिर ज़्यादा बारिश हो रहा है तो पानी चू रहा है, वाइब्रेट हो रहा है घर, तो उस कंडीशन में वो सर्विस लायक नहीं रहा। आगे देखिए फायर, अब आग वगैरह लग गया तो उसको बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहा है, तो सर्विस लायक नहीं रहा। क्रोजन, अब पूरा जंग लग गया पूरा घर में हर रडवे में, तो उस तरह में कहाँ रहा वो, स्टील में रड वगैरह लग गया तो कहाँ वो सर्विस के लिए रहा। तो समझिए कि फेल नहीं हुआ है लेकिन सर्विस लायक भी नहीं रहा। कैसे, डिफ्लेक्शन आ गया तो, क्रेक आ गया तो, वाइब्रेशन हो रहा है तो, फायर लगा तो, क्रोजन नहीं हो रहा, क्रोजन सॉरी है, इसके वजह से सर्विसिबिलिटी में ये सब आ जाते हैं। और आपका कोलैप्स में क्या क्या आता है, जैसे शेयर फेलुअर आएगा,
टॉर्जन आएगा 100, फ्लेक्चर आएगा 100, टेंशन और कंप्रेशन आएगा 100। ये सारे के सारे आपको कुछ ही में आ जाता है कोलैप्स में, जैसे शेयर। उसके बाद कंप्रेशन और टेंशन याद कर लीजिए, जैसे शेयर के साथ साथ ओवर रिलेट करके याद कीजिए कि शेयर हुआ ना, उसके बाद कंप्रेशन और टेंशन। ओके, कंप्रेशन और टेंशन, उसके बाद टेंशन याद किए ना, कंप्रेशन और टेंशन है, तो उसी से याद कर लीजिए कंप्रेशन और टेंशन से टॉर्जन और फ्लेक्चर। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, इसमें याद कर लिए हैं उसी इंपॉर्टेंट पॉइंट एलएसएम। तो एलएसएम को प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच पे बेस्ड होता है। अब देखिए यहाँ पे है छपने वाला सवाल, और छपता है और छपवो किया है। ओके, तो देखिए वर्किंग स्ट्रेस के लिए फार्मूला हमको बता दीजिए खाली बस। तो वर्किंग स्ट्रेस के लिए फार्मूला होता है इल्ड स्ट्रेस बटा फैक्टर ऑफ सेफ्टी। वर्किंग स्ट्रेस काम कर रहा है, कौन काम कर रहा है? ई काम कर रहा है। हाँ, इस तरह से याद कीजिए ना कि ये वर्किंग स्ट्रेस है, तो ई काम कर रहा है। वर्किंग वर्किंग मैंने काम कर रहा है, तो मैंने अच्छा काम कर रहा है, तो ना कोई भी काम कर रहा है तो ई काम कर रहा है। हाँ, तो इल्ड स्ट्रेस बटा फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ओके, अब आगे देखते हैं। डायरेक्ट फैक्टर ऑफ सेफ्टी के लिए फॉर्मूला क्या होता है? डिजाइन स्ट्रेंथ बटा में परमिसिबल स्ट्रेस। ओके ना, उसी को बोल रहा है वर्किंग स्ट्रेस को ही परमिसिबल स्ट्रेस बोलता है, जिस पे कार्य करता है ना, उसी को तो बोल रहा है ये वर्किंग स्ट्रेस। तो वही फॉर्मूला यहाँ है, डायरेक्ट फैक्टर ऑफ सेफ्टी कर दिया। जैसे फैक्टर ऑफ सेफ्टी को यहाँ पे लाइएगा आप, जैसे देखिए ना जी, ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी को यहाँ लाइएगा, इसको यहाँ भेजिएगा, तो इल्ड स्ट्रेस बटा नहीं हो जाएगा वर्किंग स्ट्रेस, या तो इल्ड स्ट्रेस को भी डिजाइन स्ट्रेंथ ही बोलते हैं। वही फार्मूला है, उसको यहाँ पे छापा गया है। जैसे देखिए पूछ रहा है फैक्टर ऑफ सेफ्टी के लिए डिजाइन स्ट्रेंथ के इल्ड स्ट्रेस भी कर सकते हैं। तो हो गया आपका डिजाइन स्ट्रेंथ बटा परमिसिबल वैल्यू या तो अलाउबल स्ट्रेस। ओके, तो आप याद रखिए वर्किंग स्ट्रेस बटा फॉर्मूला, वर्किंग काम कर रहा है तो इल्ड स्ट्रेस बट्टा में फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ओके, अब देखिए परमिसिबल स्ट्रेस या अलाउबल स्ट्रेस, तो परमिसिबल स्ट्रेस या तो अलाउबल स्ट्रेस बोलेगा तो नीचे हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी भेज देंगे। ओके, तो डिजाइन स्ट्रेस बटा फैक्टर ऑफ सेफ्टी हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं परमिसिबल स्ट्रेस इन डब्ल्यूएसएम। तो डब्ल्यूएसएम में एलएसएम में देखें ना, उसी तरह से डब्ल्यूएसएम में देखिए परमिसिबल स्ट्रेस। तो परमिसिबल स्ट्रेस के लिए डब्ल्यूएसएम में क्या बात है, देखिए इंड्योरेंस लिमिट फॉर द माइल्ड स्टील इज 186 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो इंड्योरेंस लिमिट पूछ रहा है आपसे माइल्ड स्टील का, तो इधर कहाँ पता चलेगा आपको कि माइल्ड स्टील का इंड्योरेंस लिमिट कितना होता है? ये साइक्लिक लोडिंग होता है ना इंड्योरेंस लिमिट, तो आपको याद रखने पड़ेगा कि माइल्ड स्टील का जो इंड्योरेंस लिमिट होता है 186 न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है। फाइनल, तो आपको ये बात याद रखना होगा कि इंड्योरेंस लिमिट जो होता है ना माइल्ड स्टील का 186 न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है इंड्योरेंस लिमिट। ओके, अब आगे आता है एक्सट्रीम लिमिट ऑफ द इंड्योरेंस लिमिट इज नोन एज फैटिग्यू। एक्सट्रीम लिमिट और इंड्योरेंस लिमिट इज नोन एज फैटिग्यू। ओके, तो आप याद रखिएगा कि इंड्योरेंस लिमिट कितना होता है स्टील का, तो 100 कितना होता था 186 इंड्योरेंस लिमिट। अब देखिए ये आया बवाल टेबल, ये बवाल टेबल से बवाल क्वेश्चन बना है आज संदीप जानी के सर के क्वेश्चन सॉल्यूशंस में। देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन बना है, सो थोड़ा अच्छे से डील करते हैं। पहले आपको मैं ये बात याद रखना होगा कि माइल्ड स्टील के लिए है, और माइल्ड स्टील के लिए आपको इल्ड स्ट्रेस पता है कि 250 हो जाता है। और यहाँ पे कहेगा सबसे पहले वो बात ध्यान दीजिए कि यहाँ पे परमिसिबल स्ट्रेस दिया हुआ है, फिर टाइप्स ऑफ लोडिंग दिया है, वैल्यू दिया है और फैक्टर ऑफ सेफ्टी दिया है। तो कैसे याद करेंगे, कहाँ से याद करेंगे? तो आपको याद करना है टाइप्स ऑफ लोडिंग। ओके ना, पहले टाइप्स ऑफ लोडिंग का स्टडी करना है। तो टाइप्स ऑफ लोडिंग से ही पता चलेगा कि इसमें परमिसिबल स्ट्रेस कितना आ रहा है और कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है। तो टाइप्स ऑफ लोडिंग की बात करेंगे। तो टाइप्स ऑफ लोडिंग में सबसे पहले देखिए परमिसिबल बियरिंग स्ट्रेस। तो परमिसिबल बियरिंग स्ट्रेस रहेगा ना, परमिसिबल बियरिंग स्ट्रेस, तो उसके लिए परमिसिबल स्ट्रेस क्या हो जाएगा, तो 0.75 FY। तो FY जो होता है इल्ड स्ट्रेस होता है 250 को इससे गुना कीजिएगा ना तो इतना आ जाएगा। तो ये वैल्यू डायरेक्ट आप ला सकते हैं, जितना मतलब पूछा जाए। अल्टीमेट बोलेगा तो 410 से गुना कीजिएगा, इल्ड स्ट्रेस बोलेगा जल्दी तो वैल्यू निकालने बोलेगा तो यहाँ पे आप 410 से गुना कीजिएगा। तो वही बात बोल रहा है कि डायरेक्ट निकालना नहीं है, यहाँ याद नहीं करना है, इसी से निकाल सकते हैं आप। तो परमिसिबल बियरिंग स्ट्रेस, तो परमिसिबल बियरिंग स्ट्रेंथ जो बोला ना उस पर हम देख रहे हैं कितना बोला है, परमिसिबल बियरिंग स्ट्रेस। बियरिंग बोल रहे हैं, बियरिंग स्ट्रेस तो 0.75 FY ये होता है परमिसिबल बियरिंग स्ट्रेस। ओके, फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना होता है 1.33। तो परमिसिबल बियरिंग स्ट्रेंथ याद हुआ होगा आपको कि 0.75 FY हो जाता है। अब आया परमिसिबल बेंडिंग इन कंप्रेशन और टेंशन। तो बेंडिंग को हम एक्सियल टेंशन भी कह सकते हैं, परमिसिबल बेंडिंग इन कंप्रेशन और टेंशन, तो इसको एक्सियल टेंशन भी कह सकते हैं। तो एक्सियल टेंशन कब कहेंगे और कब नहीं कहेंगे वो ध्यान में रखना है। पहले ये बेंडिंग का है, तो इसमें टेंशन कहाँ से कह सकते हैं, खाली बेंड कर रहा है, टेंशन वाला तो आगे है,
इसलिए वो गलती से बोल दी है। इसमें परमिसिबल बेंडिंग इन कंप्रेशन और टेंशन, तो परमिसिबल बेंडिंग पूछ रहे हैं कंप्रेशन में और टेंशन में। क्या कंप्रेशन में और टेंशन में बेंडिंग पूछ रहे हैं, तो इन दोनों को कैसे याद रखेंगे? तो ए से होता है एक्सियल टेंशन और बी से होता है बेंडिंग। तो ए बोलेगा तो ए को 6 आएगा और बी बोलेगा तो 2 को 6 आ जाएगा। ओके, तो याद कीजिए परमिसिबल बेंडिंग इन कंप्रेशन और टेंशन, इसमें कहेगा परमिसिबल टेंशन और कंप्रेशन स्ट्रेस। टेंशन को ही एक्सियल बोलते हैं, तो कंप्रेशन टेंशन बोल दे या तो कंप्रेशन बोल दे या तो डायरेक्ट एक्सियल बोल दे, तो 0.6 FY हो जाएगा आपको परमिसिबल स्ट्रेस। वही बेंडिंग बोलेगा तो 0.66 FY हो जाता है आपको परमिसिबल स्ट्रेस। दो बात कन्फर्म हुआ, हो गया। जैसे देखिए पहले बोला परमिसिबल बियरिंग तो 0.75 FY हो गया, उसी तरह से बोला परमिसिबल बेंडिंग तो बी से तो 0.66 FY परमिसिबल स्ट्रेस है। परमिसिबल टेंशन और कंप्रेशन, तो टेंशन और कंप्रेशन रहेगा तो परमिसिबल टेंशन और कंप्रेशन बोला ना, तो टेंशन और कंप्रेशन बोला है तो कम ही रहेगा, क्योंकि परमिसिबल टेंशन और कंप्रेशन है तो टेंशन और कंप्रेशन को ही हम एक्सियल बोल देते हैं। तो एक्सियल बोल देते हैं, तो एक्सियल टेंशन जो होता है 0.6 FY होता है ना, उस तरह से एक्सियल कम टेंशन मतलब आपका 0.6 FY हो जाएगा। तो बेंडिंग बी से तो 0.66 FY और परमिसिबल टेंशन तो 0.6 FY। ओके, अब आया यहाँ पे परमिसिबल मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस, तो परमिसिबल मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस बोलेगा तो परमिसिबल स्ट्रेस कितना हो जाएगा 0.75 FY। ये हो जाएगा आपको परमिसिबल मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस। मैक्सिमम बोला तो ये हाल है। अब बोलते हैं परमिसिबल मैक्सिमम एवरेज है तो 0.40, तो मैक्सिमम बोला है तो 4 5 हुआ ना, 45 भी 40 से है, ऐसे पकड़िए। तो परमिसिबल मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस बोलेगा तो 0.45 FY होगा, और परमिसिबल मैक्सिमम एवरेज तो क्या होगा 0.40 FY हो जाएगा। ओके, अगर एवरेज बोला तो 0.40 FY हो जाएगा। समझ चुके आप? तो इसमें फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं। पहला बोलेगा परमिसिबल बियरिंग स्ट्रेस तो 0.75 FY हो जाएगा। परमिसिबल बेंडिंग बोलेगा तो बी से तो 0.66 FY हो जाता है परमिसिबल स्ट्रेस। परमिसिबल टेंशन और कंप्रेशन तो 0.6 FY हो जाएगा। परमिसिबल मैक्सिमम शेयर तो मैक्सिमम 0.4 FY। और पूछेगा परमिसिबल मैक्सिमम एवरेज शेयर तो 0.40 FY। ओके, परमिसिबल मैक्सिमम क्या बोले हैं, परमिसिबल मैक्सिमम एवरेज बोल दिया है तो 0.40 FY। ओके, इस सबका फैक्टर ऑफ सेफ्टी है। पहला है परमिसिबल बियरिंग का 1.33, परमिसिबल बेंडिंग का बी वाला का 1.52, परमिसिबल टेंशन का 1.67 और परमिसिबल मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस का 2.55, परमिसिबल मैक्सिमम शेयर एवरेज शेयर का 2.5। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। इफ माइल्ड स्टाइल इज डक्टाइल मटेरियल इज हैव लिस्ट स्ट्रेंथ इन शेयर। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, जैसे देखिए पहले आ गया नोट पॉइंट एक है मार्जिन ऑफ सेफ्टी, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी -1 के बराबर होता है। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो होता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी -1 के बराबर होता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर लोड, तो पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर लोड क्या हो जाता है वो डिजाइन कर दीजिए। तो YL वर्किंग लोड तो 1.5 यहाँ। अब जैसे देखिए लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स और लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी के लिए 2 टेबल होता है, इसको भी RCC में हम डील कर चुके हैं। अगर बोले तो कोलैप्स तो 1.5 के लिए 1.2 के लिए कंपेयर रखते हैं, अगर बोले सर्विसिबिलिटी तो 1 हो जाएगा सारे के सारे। ओके, यही टेबल था यहाँ पे, ये स्टील में नहीं अपना वहाँ RCC में डील किए हैं। ओके ना, यहाँ पे एक बात आता है जो क्वेश्चन पूछा चुका है। IS 875 पार्ट 1 है, फिर IS 875 पार्ट 2 है, फिर IS 875 पार्ट 3 है, फिर IS 875 पार्ट 4 है। तो 4 को पार्ट है ना, तो चारों में क्या क्या रिलेशन है वो समझिए। तो पार्ट 1 बोला है तो डेड लोड, A1 डेड लोड होता है। हम भी बैठे हुए मैं डेड लोड हूँ, चेयर मेरा डेड लोड में है, तो इसलिए बोल रहा है 875 पार्ट 1 डेड लोड। पार्ट 2 इम्पोज लोड, इंडियन स्टैंडर्ड इम्पोज लोड बोलते हैं पार्ट 2 को। IS 875 पार्ट 3 विंड लोड, 875 पार्ट 4 स्नो लोड। तो विंड लोड कितना पार्ट 3 में W जैसा विंड है और वैसा ही ये है, पार्ट 4 में स्नो लोड। तो आपको याद कैसे रखना है, तो अगर पार्ट 1 बोलेगा तो डेड लोड पहले आ गया, पार्ट 2 बोलेगा तो इम्पोज लोड जैसा 2 है उसा आया है तो इम्पोज लोड हो जाएगा पार्ट 2 में। पार्ट 3 में क्या होगा विंड लोड, तीसरा का है तो विंड लोड हो जाएगा, पार्ट 4 में स्नो लोड। ओके, तो आप समझ चुके होंगे कि क्या क्या होता है और पार्ट वाला याद रखने पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे याद कीजिए, यहाँ पे
पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर कंक्रीट तो 1.5 होता है, पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर स्टील तो 1.15 होता है। ये पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी है। तो कंक्रीट के लिए कितना होता है 1.1 और स्टील मटेरियल के लिए 1.15। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। क्या है देखिए, एक ऊपर में पॉइंट लिखा हुआ है, वेट ऑफ माइल्ड स्टील इन 1 क्यूबिक, क्यूबिक बोला है 1 क्यूबिक मीटर 7850 kg बोल रहा है। वेट ऑफ माइल्ड स्टील इन 1 क्यूबिक 7850 kg, बट यूनिट वेट ऑफ स्टील बार इन 1 मीटर तो D²/1/62 kg पर मीटर, बट 1 यूनिट ऑफ द स्टील मेंबर, 1 यूनिट वेट ऑफ स्टील मेंबर इन द 1 मीटर, 1 मीटर में कितना हो जाएगा, वो था 1 क्यूबिक मीटर में, और सिर्फ 1 मीटर में तो D²/1/62। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्या है देखिए, जैसे आप माइल्ड स्टील पढ़े हैं, तो माइल्ड स्टील पढ़े हैं तो उसके बारे में तो सब कुछ जानना जरूरी है आपको। तो माइल्ड स्टील सबसे पहले जानते थे कि डक्टाइल मटेरियल है, तो उसका लिस्ट स्ट्रेंथ इन शेयर। अब जो आज के बातें ध्यान रखिए कि जो भी डक्टाइल मटेरियल होता है वो शेयर में स्ट्रेंथ कम देता है। ओके, तो ये माइल्ड स्टील है, तो माइल्ड स्टील एक डक्टाइल मटेरियल है। याद कीजिए माइल्ड स्टील क्या है, डक्टाइल मटेरियल है। लिस्ट स्ट्रेंथ इन शेयर, शेयर में इसका स्ट्रेंथ लिस्ट है। 45 डिग्री पर फेल होता है। और कैसा फेलुअर होता है, तो नेकिंग फेलुअर या तो कप कॉन फेलुअर। ओके, तो माइल्ड स्टील में क्या देखें, सबसे पहले डक्टाइल मटेरियल है इसलिए इसमें शेयर फेलुअर नहीं होता है। 45 डिग्री पर फेल होता है, कप कॉन फेलुअर होता है, रफ फेलुअर होता है, नेकिंग सेक्शन होता है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। क्या है, द एवॉइड ऑफ ऑलवेज एक्ट द सेंटर ऑफ CG न्यूट्रल एक्सिस, मतलब अगर एवॉइड करना है मोमेंट को या तो रेजिलेंस को, तो उसके लिए सेंटर पे या तो CG पे आप अपना पूरा लोड को अप्लाइड कीजिएगा, तो एवॉइड नहीं करेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब आगे आया चैप्टर 1 कनेक्शन, अपना इंट्रोडक्शन खत्म हुआ स्टील का। सो इसको हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, अगले वीडियो में कनेक्शन स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू।